हेलो गाइस, मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोज क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक होगा एंडोक्राइन फार्मेकोलॉजी का न्यू टॉपिक, एड्रीनल ग्लैंड, मेनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड में बेसिक क्या होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स से मेनली एड्रीनल कॉर्टेक्स में मेनली 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। मेनली 3 लेयर्स हैं। तो इसको हम इस ट्रिक से याद करते हैं, आउटर टू इनर, GFR, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। बात करते हैं एड्रीनल मेडुला की। वहाँ पर हमें क्या मिलेंगे? एड्रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स का मेन हार्मोन क्या होगा? ग्लूकीकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। मेनली 3 हार्मोन्स होते हैं, 3, लेकिन मेनली जो होता है वो 2 ही होते हैं, ग्लूकीकॉर्टिकॉइड्स और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। अब बात करते हैं मेडुला की। एड्रीनल मेडुला से मेनली एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन, डोपामिन, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करते हैं। मेनली जो एड्रीनल ग्लैंड्स होती है वो CNS से कंट्रोल होती है। ये डायरेक्ट नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, और ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड देन कॉर्टेक्स से होता है। हार्मोनल कंट्रोल होता है कॉर्टेक्स पर। अब बात करेंगे हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स की। इसमें मेजर जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स अपना हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरॉन है, और जो हमारा मेजर एंडोजीनस जो ग्लूकीकॉर्टिकॉइड्स है वो है हाइड्रोकॉर्टिसोन। अब कॉर्टिसोल क्या होता है? ये कॉर्टिसोल एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, लाइफ सेविंग हार्मोन है। मतलब इसके अलावा कॉर्टिसोल जो है वो इसका जो मतलब सिंथेसिस होती है कॉर्टिसोल की, ये सब कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसिस होती है इसकी, कॉर्टिसोल की, एल्डोस्टेरॉन की, है ना, और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की, ये सब कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इसके अलावा अगर इनका 24 आवर रिदम में देखें तो मॉर्निंग टाइम में जो होता है कॉर्टिसोल का लेवल, कॉर्टिसोल का सिक्रीशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं एक्शन का, क्या क्या वर्क है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। इसमें बेसिक मेनली क्या है? मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो कैटाबॉलिक नेचर होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ये क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी? हाइपरग्लाइसीमिया होगी। अगर प्रोटीन की बात करें तो मसल की क्या होगी? बेस्टिंग होगी। प्रोटीन में भी क्या होगा? एनाबॉलिक इफेक्ट तो होगा नहीं, कैटाबॉलिक इफेक्ट होगा, तो मसल्स की क्या होंगी? बेस्टिंग होगी। अगर बात फैट्स की करते हैं तो फैट्स में भी क्या होगा? कैटाबॉलिक एक्शन ही होगा। लेकिन इसमें बेसिक एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि जो पेरिफेरल साइड, जो पेरीफ्री है, वहाँ से क्या होगा? फैट की कैटाबॉलिज्म होगी, मतलब पेरिफेरल क्या होगी? थिकनिंग मिलेगी, और सेंट्रल ओबिसिटी मिलेगी यहाँ पर। और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक मिलता है, जैसे मून फेस मिलते हैं, फिश माउथ या बुफेलो हम्प, ये स्पेसिफिक फीचर होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की। अगर पेशेंट में अगर एक्सेस मात्रा में अगर प्रेजेंट है तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या है? कैल्शियम का लॉस कराता है, ऑस्टियोप्रोसिस कॉज करता है, इसलिए इसको ऑस्टियोप्रोसिस की यूज़, मतलब पेशेंट में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ नहीं करते। इसके अलावा GIT की बात करें तो वहाँ पेप्टिक अल्सर को एग्रीवेट करता है, तो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं कर सकते। इसके अलावा हेमाटोपोइटिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या है? T सेल और B सेल दोनों का क्या करा रहे हैं? डिस्ट्रक्शन करा रहे हैं। इसके अलावा क्या करें? सिक्वेस्ट्रेशन करा रहे हैं, मतलब नॉर्मल फ्लो से इनको बाहर टिश्यू में भेजने का काम। से स्नोफिल्स हैं, अपनी बेसोफिल हैं, मोनोसाइट हैं, लिम्फोसाइट हैं, ये सब कहाँ चली जाएंगी? टिश्यू में चली जाएंगी, नॉर्मल ब्लड फ्लो से बाहर चली जाएंगी, केवल न्यूट्रोफिल को छोड़कर, क्योंकि न्यूट्रोफिल का बोन मैरो से मिली ये फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करा देता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो न्यूट्रोफिल्स की नंबर बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में क्या करता है? कीमोटैक्सिस जो होती है उसको क्या करता है? इनहिबिट कर देता है, कीमोटैक्सिस नहीं हो पाएगी। तो इसके अलावा क्या होगी? अगर कीमोटैक्सिस नहीं होगी तो इन्फ्लामेशन जो होगा उसको क्या होगा? इनहिबिशन हो जाएगा ना। इसके अलावा अगर डिले हीलिंग वुंड और स्कार, मतलब अगर वॉन्ड जो है अगर हील नहीं होगा, प्रॉपर हीलिंग डिले होगी, तो जाहिर सी बात स्कार का भी फार्मेशन होगा, और ये प्रमोट भी करता है स्कार फार्मेशन में।
इसके अलावा क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, इवन ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी सप्रेस करता है, लेकिन CMI पर कहीं ना कहीं इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है CMI के सप्रेशन का। इसके अलावा हम बात करते हैं एंटी कैंसर्स एक्शन भी होता है ना, लाइक हॉस्किन लिम्फोमा, नॉन हॉस्किन लिम्फोमा, लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, इन सब में हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। लेकिन कहाँ यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ इसका वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। जैसे कापोसी सारकोमा हुआ, कापोसी सारकोमा, कापोसी सर्विस, ये होता है इम्यूनो डिफिशिएंट कंडीशन होती है, HIV के पेशेंट में मिलती है। वहाँ पर क्या है, इम्यूनिटी बहुत सप्रेस है, तो यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि ऑलरेडी ही पेशेंट की क्या है, इम्यूनिटी बहुत कम है, सो यहाँ पर हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एंटी कैंसर ड्रग की तरह भी इनका एक्शन होता है, लाइक लिम्फोमा, हॉस्किन लिम्फोमा, लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं हम ड्रग्स की, तो ड्रग्स में मेनली क्या है, ग्लूकीकॉर्टिकॉइड्स की ड्रग है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की हैं। लेकिन एक ओवरऑल क्या होता है कि अगर कोई ग्लूटीकॉर्टिकॉइड्स की ड्रग है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एक्टिविटी होगी, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की ड्रग है तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की भी एक्टिविटी होंगी, कुछ ड्रग्स को अगर छोड़ दें तो। बाकी जनरल ड्रग्स में यही देखने को मिलता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी दोनों की होती है। तो हम बात करें ग्लूकीकॉर्टिकॉइड्स से, इसमें हमारे पास है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकीकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें फर्स्ट अपनी ड्रग है शॉर्ट एक्टिंग में कॉर्टिसोल और हाइड्रोकॉर्टिसोल। इसके अलावा अगर इंटरमीडिएट की बात करें, मतलब इसको हम दोनों एक साथ याद करते हैं, कॉर्टिसोल में अगर हाइड्रो ऐड कर दें तो हाइड्रोकॉर्टिसोल, ये शॉर्ट एक्टिंग है। अब इंटरमीडिएट एक्टिंग की बात करें तो इसका भी याद करना आसान है, प्रिडनीसोन, सोन में एल आ गया, सोलोन, प्रिडनीसोलोन, तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ट्राई एमिसिलोन, इसमें भी वही लोन है ना, तो इसको भी याद कर सकते हैं उसी से। उसमें ये तीनों क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है। अब लॉन्ग एक्टिंग की अगर हम बात करें तो डेक्स्टामेथासोन, बेटामेथासोन और पैरामेथासोन, यहाँ पर क्या है, मेथासोन कॉमन है, मेथासोन, इसमें डेक्स्टा ऐड करना हमें, इसमें बेटा ऐड करना है, इसमें पैरा ऐड करना है ना। इसके अलावा बात करते हैं, अगर कॉर्टिसोल को हम केवल ओरल दे सकते हैं, इसको ओरल भी दे सकते हैं, इंजेक्टेबल भी दे सकते हैं और टॉपिकल भी दे सकते हैं। इसको ओरल दे सकते हैं, इसको ओरल और इंजेक्टेबल दे सकते हैं, ओरल इंजेक्टेबल टॉपिकल, इसको ओरल इंजेक्टेबल टॉपिकल दोनों ड्रग को, डेक्स्टा और बेटा को दे सकते हैं। पैरामेथासोन को हम टॉपिकल नहीं दे सकते हैं, ओरल और इंजेक्टेबल दे सकते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी कोई इसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये है। इसके अलावा इसमें हम ये देख सकते हैं कि अब इसमें तो हाइड्रो वर्ड ऐड किया हुआ, तो हाइड्रो मतलब वाटर होता है, इसमें क्या होगी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी एक्टिविटी किसके अंदर होगी, हाइड्रोकॉर्टिसोन, मतलब हाइड्रोकॉर्टिसोन के अंदर क्या मैक्सिमम साल्ट रिटेनिंग एक्टिविटी इसके अंदर है। इसके अलावा इसमें इन सब में भी होगी, सब में कुछ ना कुछ एक्टिविटी, लेकिन जो हमारी लास्ट की 4 ड्रग्स हैं ट्राईएमिसिलोन से लेकर के, इसके अंदर क्या है, 0 मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एक्टिविटी है। तो इनमें क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की एक्टिविटी कम है, इसमें केवल ग्लूकीकॉर्टिकॉइड्स की ही एक्टिविटी है। अब बात करते हैं एल्डोस्टेरॉन की, तो यही मैक्सिमम क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन में मोस्ट कॉमन और मोस्ट यही एल्डोस्टेरॉन ही है, और एंडोजीनस भी है, एल्डोस्टेरॉन अपनी बॉडी से रिलीज होता है। इसका काम क्या, वही सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन अगर कराएंगे तो क्या करें, H+ और K+ के लेवल को क्या करेंगे, कम करेंगे, Na+ और H2 को बढ़ाएंगे, H+ और K+ को कम करेंगे। दूसरी ड्रग है फ्लूइड्रोकॉर्टिसोन है, इसके अलावा डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन एसीटेट, डोका, इसके अंदर क्या है, 0 कॉर्टिकॉइड, ग्लूकीकॉर्टिकॉइड्स की एक्टिविटी इसमें नहीं है, प्योरली मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी है। तो 3 हमने ये इधर से याद किए नाम, एल्डोस्टेरॉन, फ्लूइड्रोकॉर्टिसोन और डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, ये हमारी 3 ड्रग इसमें हो गई, और इसमें और सारी ड्रग्स हैं, पर हम अब मेन ड्रग्स के बारे में, 2 शॉर्ट एक्टिंग में, 3 इंटरमीडिएट और 3 लॉन्ग एक्टिंग में। अब बात करते हैं इनकी यूजेस क्या क्या है। तो ग्लूकीकॉर्टिकॉइड्स या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्लूकीकॉर्टिकॉइड्स में अगर हम बात करें एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी, किसी पेशेंट के अंदर अगर एड्रिनल की इनसफिशिएंसी हो गई और वो भी एक्यूट कंडीशन है, तो इमरजेंसी ये कंडीशन होगी, इसमें हम क्या करेंगे, IV यूज़ करेंगे, किसको, हाइड्रोकॉर्टिसोन का यूज़ करेंगे, है ना, IV हाइड्रोकॉर्टिसोन का यूज़ करेंगे। अगर क्रोनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, लाइक एडिशन डिजीज़,
है ना, हाइपोसिक्रीशन है एड्रीनल्स हार्मोन का, तो वो कंडीशन कहलाती है एडिशन डिजीज़। इसमें हम ओरल ट्रीटमेंट देंगे हाइड्रोकॉर्टिसोन का। अब बात करते हैं, एक टेस्ट होता है डेक्स्ट्रामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, इसे हम मतलब डायग्नोसिस के पर्पज़ से इसका यूज़ करते हैं। इसमें जो डेक्स्ट्रामेथासोन है वो पेशेंट को क्या देंगे, एट 11 PM पर क्या देंगे, 1 मिलीग्राम पर ओरल, है ना। फिर हम मेज़र करेंगे प्लाज्मा कॉर्टिसोल, मेजरमेंट कब करेंगे, दूसरे दिन, कितने, 8 बजे 8 AM पे। यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिलेंगी, अगर ये 3 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो वो कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल होगी। अगर 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो क्या है, कसिंग सिंड्रोम है ना। तो यहाँ से हमें ये डायग्नोसिस मिल जाएगी कसिंग सिंड्रोम। लेकिन इसमें और आगे हम बढ़ें तो हमें इसमें ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि अगर डेक्स्ट्रामेथासोन को हम और आगे अगर डायग्नोसिस करना चाहेंगे, दूसरे दिन फिर देंगे। पहले 1 मिलीग्राम दिया था, लेकिन अब हम कितना देंगे, 8 मिलीग्राम देंगे पर ओरल, 11 PM पर ही देंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरे दिन 8 AM पर प्लाज्मा कॉर्टिसोल का क्या करेंगे, लेवल मेज़र करेंगे क्या है। अगर इसमें हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा कॉर्टिसोल जो हमने 8 mg दिया है, अगर उसका 50% से ज़्यादा रिडक्शन हो गया है, ज़्यादा कम हो गया है, तो वो पेशेंट 100% क्या है, कसिंग सिंड्रोम है। लेकिन कंडीशन क्या मिलेगी यहाँ पर, ड्यू टू पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से है। ये कसिंग डिजीज़ तो है, लेकिन किसकी वजह से है, पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से। हालांकि कसिंग सिंड्रोम को हमने यहीं पर आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर आइडेंटिफाई जो कर रहे हैं वो ड्यू टू पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से कर रहे हैं। अगर 50% से कम रिडक्शन हुआ तो इसमें हमें क्या मिलेगा, प्लाज्मा ACTH लेवल फिर हम मेज़र करेंगे। फिर ACTH लेवल मेज़र करने के बाद हम दो कंक्लूजन पर आएंगे। पहला, अगर लो है ACTH का लेवल तो एड्रीनल ट्यूमर है, अगर हाई है तो एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन, कहीं से बाहर से क्या हो रहा है, ACTH का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये एक डेक्स्ट्रामेथासोन टेस्ट है, इससे हम थोड़ा एक बेसिस हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो एड्रीनल इनसफिशिएंसी की वजह से हुई हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत हम आइडिया रखने के लिए करते हैं। अब इसकी बात करते हैं भाई, एंटीनेटल यूज़ क्या क्या इसके हो सकते हैं, है ना। एंटीनेटल यूज़ में मेनली हम जो बात कर रहे हैं वो 2 ड्रग्स की बात कर रहे हैं। एंटीनेटल जो यूज़ है इसके कि फीटल लंग के मैच्योरेशन में हेल्प करता है, यही बेसिक इसका एंटीनेटल यूज़ है। और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को के चांस को क्या करता है, कम करता है। इसके दो हमने यहाँ नीचे लिख भी रखा है, दोनों ही मेन PDA, 2 मेन इसके हैं एंटीनेटल यूज़। इसमें 2 ड्रग्स हैं, एक बेटामेथासोन है, डेक्स्ट्रामेथासोन है। तो इसमें बेटामेथासोन है, बी है ना, बेटा बी मतलब 2 डोज यहाँ यूज़ किया, और डेक्स्ट्रामन से मतलब 4 डोज, ऐसे याद करने के लिए डी है तो 4, ABCD 4 मतलब 4 डोज है। और हमारे यहाँ कंडीशन मतलब इसको जो 4 डोज देनी है तो डोज दोनों की सेम ही है। अब यहाँ अगर 4 डोज दे रहे हैं तो 6 मिलीग्राम का देंगे, 6 चौका 24, मतलब हमें जो डोज है वो 24 मिलीग्राम मेंटेन करना है। तो यहाँ ऐसे हो गया 6 चौका 24। और इंटरवल क्या है, अगर 12 आवर इंटरवल पर दे रहे हैं तो मतलब 12 मतलब ये समझ लो, अगर 4 डोज दे रहे हैं 12 चौक 48 आवर, है ना, कि मतलब 4 डोज दे रहे हैं और 12 घंटे के इंटरवल पे दे रहे हैं तो 48 आवर लगे, 12 चौक 48। अब यही 24 और 48 हमें यहाँ भी मेंटेन करना है। अब बेटा से कैसे, आप 2 डोज देनी है तो 2 डोज अगर देने, 2 डोजेज अगर हैं तो कितनी होंगी, 12 mg की होंगी, 12 × 12 2 जा 24, 12 दूनी 24, ठीक है। अब इंटरवल की बात करें, हमें 48 आवर में देना है तो यहाँ कितना इंटरवल हो जाएगा, 24 का इंटरवल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कुछ थोड़ा एक मतलब थोड़ा याद कर सकते हैं कि बेटा है तो 2 डोज है। और ये अगर अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर की 24 मिलीग्राम हमें पूरा करना है और 48 घंटे के अंदर में देना है, तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा। और 24 है और है डेक्स्ट्रामेथासोन, मतलब डेक्स्ट्रा है तो 4 डोज देनी है, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 4 छक 24, तो मतलब 6 मिलीग्राम डोज होगा। 48 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 चौक 48, 12 घंटे के इंटरवल पे दे देंगे। यही कहानी इसमें। इसके अलावा इसके यूजेस तो बहुत सारे यूज़ हैं, मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड का हम बहुत यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने जो मेन लगभग लिख रखा है इसको बारे में, एक तो है अपना एंटी इन्फ्लामेटरी यूज़ है। एंटी इन्फ्लामेटरी में हम किस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दे सकते हैं, है ना। ऑस्टियोआर्थराइटिस में इंट्रा अगर आर्टिकुलर है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस है तो उसमें भी दे सकते हैं। ये सारी लगभग
ऑटोइम्यून कंडीशन ही है ये है ना। इसके अलावा आयराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ये आई के अगर डिसऑर्डर की बात करें और भी डिसऑर्डर्स में हम यूज़ करते हैं स्टेरॉइड का यूज़ कर सकते हैं। एंटी एलर्जी की यूजेस की बात करें तो जितनी भी एलर्जी हम जितनी भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जितनी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जितनी एलर्जी कंडीशन होती हैं, चाहे वो ब्रोंकियल एज़मा हो, एनाफाइलैक्सिस हो, है ना, अर्टिकेरिया हो, एंजियोडीमा हो, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। स्किन की बात करें कि स्किन के कौन कौन से डिसऑर्डर हैं यहाँ पर, पेम्फिगस वल्गैरिस, है ना, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, माइकोसिस फंगोइडिस, सीवोरिक डर्मेटाइटिस। इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन में भी हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, सेप्सिस है, वहाँ सब भी किसका यूज़ कर सकते हैं, स्टेरॉइड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इम्यूनो सप्रेसिव यूज़ है, वहाँ पर हम हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। लाइक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, माइस्थेनिया ग्रेविस, हीमोलिटिक एनीमिया, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, पॉली आर्थराइटिस नोड्यूसा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़, है ना, माइस्थेनिया ग्रेविस, है ना, हीमोलिटिक एनीमिया, है ना, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, पॉली आर्थराइटिस नोड्यूसा, है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, है ना, इसके अलावा क्रॉन्स डिजीज़। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेशन क्या, हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अगर किसी पेशेंट के अंदर ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसमें भी क्या स्टेरॉइड थेरेपी ही यूज़ करते हैं, है ना, बल्कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से पहले ही स्टेरॉइड की हम थेरेपी वहाँ पर शुरू करते हैं। अब हीमोलिटिक अगर कॉज की बात करें तो हीमोलिटिक में भी बहुत सारी ऐसे डिजीज़ेज हैं जिसमें हम हीमोलिटिक डिसऑर्डर में भी हम इसका यूज़ करते हैं। हमने तो केवल एक लिख रखा है, ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। इसके अलावा भी है ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा, हमने इसके पहले बताया नहीं था, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, हॉस्किन, नॉन हॉस्किन, है ना, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा में भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल माइलोमा में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे मतलब यूज़ हैं इसके। यहाँ पर प्रेडनिसोलोन का यूज़ करते हैं ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में। तो केवल किसको छोड़ रहे थे हम वहाँ पर, कैंसर की कंडीशन देखें, ये सब क्या है, कैंसर कंडीशन ही है ये सब जो हमने बात की थी, हॉस्किन लिम्फोमा, ये भी हेमेटोलॉजिकल कैंसर ही है मतलब। अब आगे बात करते हैं रीनल डिसऑर्डर की। तो रीनल डिसऑर्डर में भी हम नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक दो सिंड्रोम्स होते हैं, तो नेफ्रोटिक में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, स्टेरॉइड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थायराइड डिजीज़ की बात करें तो मैलिग्नेंट एक्सोप्थेल्मोस में यूज़ कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो सेरेब्रल एडीमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक्चुअली आफ्टर, अगर ब्रेन की सर्जरी हो रही है तो आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है, हम एडीमा को कम करने के लिए यूज़ करते हैं स्टेरॉइड्स का। तो ये सारे और भी यूजेस हैं, मतलब स्किन की हमने खैर बात कर ही ली है, पेम्फिगस हैं, ये सारी डिजीज़ हैं स्किन की। इन्फ्लामेशन की जो भी कंडीशन होगी वहाँ पर भी इसका हम यूज़ करेंगे, है ना। इन्फेक्शन होगा वहाँ पर भी यूज़ करेंगे। इन्फ्लामेटरी कंडीशन, बोन जॉइंट्स के बारे में हमने बताई थी, लगभग आर्थराइटिस, है ना, ये सब चीज़ें। एलर्जिक जितनी भी कंडीशन है हमने लिखा भी है, एनाफाइलैक्सिस, अर्टिकेरिया, एंजियोडीमा, है ना। इसके अलावा एलर्जिक राइनाइटिस है, अर्टिकेरिया तो बता ही दिया लगभग। सीरम सिकनेस में भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी यूज है स्टेरॉइड्स के। आई डिजीज़ में गैस्ट्रिक डिजीज़ के बारे में बता ही दिया था, है ना। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़, है ना। और यही सारी यूज़ हैं लगभग, और भी कई सारी यूज़ हैं। अब बात करते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसकी एक ट्रिक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम से इसका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से इसका एडवर्स इफेक्ट है। ग्लोकोमा अगर हम ट्रॉपिकल यूज़ कर रहे हैं, अगर ट्रॉपिकल यूज़ कर रहे हैं स्टेरॉइड्स आई ड्रॉप का, तो वो ग्लोकोमा कॉज करा देता है। ओपन एंगल ग्लोकोमा मेनली अगर लॉन्ग टर्म हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा लिम्ब मसल की क्या हो जाती है, एट्रॉफी हो जाती है, क्योंकि ये कैटाबोलिक हार्मोन है ही। पेप्टिक अल्सर भी कॉज करा रहा है, पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में क्या होगा, कंट्राइंडिकेटेड होगा। कैटरेक्ट भी कॉज करा, अगर ओरल ड्रग यूज़ कर रहे हैं। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट कॉज कराता है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस करा ही रहा था, ऑस्टियोपोरोसिस में भी क्या हुआ है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम का लॉस कराता है। कसिंग सिंड्रोम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगी, कसिंग सिंड्रोम भी हो सकता है। इसके अलावा
एवैस्कुलर नेक्रोसिस कॉज करा सकता है, मतलब एवैस्कुलर होगा, मेनली लॉन्ग बोन में ये एवैस्कुलर नेक्रोसिस कॉज कराता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम बिस्फास्फोनेट का यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम विटामिन डी का यूज़ करते हैं। रीनल फेलोर करा सकता है ना। टीबी, इलियोसिकल टीबी, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इलियोसिकल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर रहे थे ना, इन्फेक्शन को ट्रीट करने में। इन्फेक्शन भी इसका साइड इफेक्ट, कौन से इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लाइक कैंडिडियासिस, इन सब में। इसके अलावा CHF में भी कॉन्ट्राइंडिक, क्यों, क्योंकि CHF में ओवरऑल क्या है, फ्लूइड, मतलब हमको वर्कलोड कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड को कम करना पड़ेगा। यहाँ ये तो इसके जो हार्मोन्स हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वो भी क्या करा रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन करा रहे हैं, तो ये भी इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। इवन हाइपरटेंशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ना। एडिमा कॉज करा ही रहा है। इम्पेयर हीलिंग कराएगा, हीलिंग नहीं होगी प्रॉपर, है ना। डायबिटीज़ मेलाइटस भी करा रहा है, क्यों, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर ही रहा था, तो इसकी वजह से क्या होगा, डायबिटीज़ मेलाइटस भी कॉज करेगा। इसके अलावा बात करते हैं, सप्रेशन कराता है क्या, HP एक्सिस क्या होती है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, S फॉर हाइपोथैलेमस, P फॉर पिट्यूटरी, A फॉर एड्रीनल एक्सिस, है ना। अब यहाँ से हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन है, CRH रिलीज होता है। यहाँ से कौन सा नहीं, पिट्यूटरी से ACTH, है ना। एड्रीनल से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यहाँ पर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ये हार्मोन्स रिलीज होंगे। अब कोई पेशेंट क्या है, स्टेरॉइड की थेरेपी ले रहा है, लॉन्ग टर्म से स्टेरॉइड लिया, है ना, इवन मान के चलते लगभग 2 वीक 3 वीक, अगर इससे ज़्यादा ले लिया उस पेशेंट ने, तो उसका क्या होगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस का सेपरेशन हो जाता है। मोर देन अपन ले लेते हैं 2 वीक्स, है ना। 2 वीक्स से ज़्यादा अगर यूज़ करता है तो उसका HP एक्सिस का क्या होगा, सप्रेशन हो जाएगा। मतलब हम बाहर से स्टेरॉइड अगर ले रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या होगी, स्टेरॉइड का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो अगर बॉडी स्टेरॉइड नहीं बनाएगी तो क्या होंगे, ये सब जो हार्मोन्स है, जो नेचुरली स्टेरॉइड फॉर्मेशन हो रहा है, वो सब क्या करेंगे, निगेटिव फीडबैक दे देंगे ना बॉडी के अंदर। तो ये है ही बॉडी में हम जो टैबलेट्स ले रहे हैं, ये हार्मोन्स ले रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हम यूज़ कर ही रहे हैं, तो उसका लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्या करेंगे, इसको इनहिबिट कर देंगे, CRH को भी इनहिबिट कर देंगे, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और ACTH को, है ना। ये दोनों का सप्रेशन हो जाएगा, तो बॉडी में क्या नहीं होगी, बॉडी में स्टेरॉइड की सिंथेसिस नहीं होगी। और हम क्या कर रहे हैं, हमने लॉन्ग टर्म यूज़ किया, उसके बाद स्टेरॉइड क्या किया, छोड़ दिया, तो फिर क्या होंगी, कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाएंगी, है ना। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस HPA एक्सिस का क्या हो, सप्रेशन ना हो, है ना। HPA एक्सिस का क्या ना हो, सेपरेशन ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉइड्स का यूज़ करेंगे, है ना। शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉइड्स में कौन आ जाएगा, हाइड्रोकॉर्टिसोन हो सकता है या प्रेडनिसोलोन हो सकता है ना। प्रेडनिसोलोन का यूज़ करेंगे एट लोएस्ट पॉसिबल डोज, जितना लोएस्ट पॉसिबल डोज हम यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ करेंगे, एट लोएस्ट पॉसिबल डोज में इसका यूज़ करेंगे। यूज स्टेरॉइड कितना, शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। शॉर्ट एक्टिंग यूज़ करेंगे, शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ करेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करेंगे, शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि इंटायर जो हमारा डोज है वो एक ही किसी टाइम मान लेते हैं हम 1 डोज ले लिए, उसकी मॉर्निंग टाइम में ले लिया हमने, है ना, मॉर्निंग टाइम में हमने डोज ले लिया। इसके अलावा स्विच टू अल्टरनेट डे थेरेपी इफ़ द कंडीशन डज नॉट डिटोरिएट ऑफ, मतलब हम क्या करते हैं, अल्टरनेट डे पर भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर हमें रिक्वायरमेंट अल्टरनेट डे पर हमारा काम हो जा रहा है तो अल्टरनेट डे पर हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से क्या, शॉर्ट एक्टिंग यूज़ करेंगे, शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ करेंगे, इंटायर डोज क्या करेंगे, एक ही बार में ले लेंगे। इसके अलावा हमने, है ना, इसके अलावा क्या है, इस अल्टरनेट डे पे यूज़ करेंगे, है ना, अल्टरनेट डे पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, हम HPA एक्सिस को सप्रेशन होने से बचा सकते हैं। इसलिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि हम स्टेरॉइड की डोज को स्लाइटली धीरे धीरे कम करते हैं, टैपरिंग, स्टेरॉइड के इसमें क्या करते हैं, टैपरिंग करने की बहुत ज़रूरत है, धीरे धीरे डोज को कम करके बंद कर देते हैं। एड्रेप्टली हम क्या करते हैं, स्टॉप नहीं करते हैं, क्योंकि बॉडी जो है फिर स्टेरॉइड की सिंथेसिस जो बंद हो गई है, अगर हम डोज कम करते जाएंगे धीरे धीरे बॉडी भी स्टेरॉइड की सिंथेसिस करने लग जाएगी और धीरे धीरे हम इसको वो करते हैं।